अभी सब डिस्कशन बंद करें और फोकस कीजिएगा। लास्ट क्लास में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा था, और उस मंत्री परिषद टॉपिक में आप मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में किसे पढ़ रहे थे? प्रधानमंत्री को पढ़ रहे थे। उस प्रधानमंत्री की कुछ पावर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसकी शक्तियों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और इसकी पावर्स को पढ़ने के बाद मंत्री परिषद प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ और शब्द जो आपके पेपर में आते हैं, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है किचन कैबिनेट क्या होता है। एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पद से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है इसी प्रधानमंत्री की ड्यूटी या कर्तव्य को लेकर, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति राष्ट्रपति से लोकसभा के भंग होने की सिफारिश करेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। इन क्वेश्चनों को पढ़ करके ये टॉपिक हम खत्म कर लेंगे, और इसके बाद नया टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो एक छोटा सा टॉपिक है बेटा। टॉपिक का नाम है महान्यायवादी। क्या नाम है? क्योंकि आर्टिकल 76 में आप लोग जो पढ़ते हैं वो टॉपिक महान्यायवादी होगा, और महान्यायवादी टॉपिक भी आप लोगों के लिए काम का है। फोकस कीजिएगा। कल आपको प्रधानमंत्री का कर्तव्य ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आर्टिकल के साथ, अगर आपके याद होगा। आर्टिकल था 78C। कौन सा आर्टिकल था? डिस्कशन सभी बंद कर दें, डिस्कशन पीछे सभी बंद कर दें। अगर ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है तो पोडियम पे आ जाओ, वरना चर्चा बिल्कुल बंद कर दो, और पोडियम पे आने लायक विषय नहीं है तो क्लास से बाहर जाओ। सुन लीजिएगा ध्यान से। आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। शुरुआत इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से कर रहा हूं। आप लोग बताएं मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चर्चा का एनर्जी अब यहां पे लगाओ और बताओ मुझे, मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति ने किसका गठन किया? मंत्री परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में किया? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का गठन राष्ट्रपति ने कर दिया, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। बहुमत प्राप्त दल का नेता बहुमत प्राप्त करने से मतलब कौन से सदन से है? कौन से सदन से है? लोकप्रिय सदन कौन सा होगा? सरकार का निर्माण कौन से सदन में होगा? मंत्री परिषद का गठन मुख्य रूप से कौन से सदन से होगा? प्रधानमंत्री भी मुख्य रूप से कौन से सदन का होगा? लेकिन क्या राज्यसभा से हो चलेगा? राज्यसभा से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कौन से वर्ष में बनी? राज्यसभा से बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, जोर से बोलो बेटा, एच.डी. देवगौड़ा कौन से वर्ष बने? 1996 में एच.डी. देवगौड़ा के बाद क्या कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से आया? कितनी बार आया? क्या नाम था? पहली बार कब आया? उसके बाद कब आया? तो 2004 और 9 में आप लोगों को बैक टू बैक 2 बार राज्यसभा से एक और प्रधानमंत्री देखने को मिला, नाम था मनमोहन सिंह। क्या राज्यसभा और लोकसभा के अलावा अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी क्या वो प्रधानमंत्री अपॉइंट हो सकता है? हाँ या ना? अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री अपॉइंट हो सकता है, लेकिन कितने महीने के अंदर? उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। हाँ या ना? अगर पूर्ण बहुमत है तो सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, लेकिन अगर फुल मेजोरिटी नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री डायरेक्ट नियुक्त हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर विश्वास मत लेना होगा। इन बारीक चीजों पे ध्यान दो बेटा। पेपर में यही चीजें हैं जो बाकी सब में और हम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आर्टिकल तो दुनिया रट के जाती है, रट्टे दुनिया लगा रही है, लेकिन आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। विश्वास मत, अविश्वास मत, ये क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये जितने भी प्रस्ताव हैं, रिजोल्यूशन है, ये क्या होते हैं? ये सब पार्लियामेंट में क्लियर करवा दूंगा। आप लोग कहते हो कि प्रस्ताव याद नहीं रहते, तो भी आपको उंगलियों पे याद करवा के जाऊंगा। ठीक है? कितना ही कॉन्फिडेंस बना के आना कि याद नहीं करना, तो भी याद करवा के भेजूंगा। ठीक है? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे संवार दूंगा, लेकिन आप लोग फिलहाल फोकस करके वापस आ जाओ। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री से जुड़े इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद जब प्रधानमंत्री पर हमने एंट्री की तो हमने देखा कि मंत्री परिषद का प्रधान था। हाँ या ना? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को फर्स्ट अमंग द इक्वल कहा गया है? फर्स्ट अमंग द इक्वल किसे कहा गया? तो भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी सदन से ना हो तो भी नियुक्त हो जाता है। क्या ब्रिटेन का हो जाएगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा वहां के निम्न सदन या लोअर हाउस से है तो चलेगा? मुझे बताओ भाई, अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहां के अपर हाउस या उच्च सदन से है तो चलेगा? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के लोअर हाउस से होना जरूरी है। वहां सिर्फ लोअर हाउस से संबंधित व्यक्ति ही, सरकार की फॉर्मेशन से रिलेशन रखने वाले सदन से संबंधित व्यक्ति को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। यह कंसेप्ट कहां पे पढ़ा? और अमेरिका में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? नहीं है? कौन है? कैसा राष्ट्रपति?
इलेक्टेड, निर्वाचित राष्ट्रपति। और इलेक्टेड प्रेसिडेंट के कंसेप्ट को कहां से चुराया? जोर से बोलो। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कहां से चुराया? इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कहां से चुराया? तो याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों को भूलना नहीं। कभी आप लोग ऐसे ही पीछे से पढ़ते रहो और भूलते रहो और आगे बढ़ते रहो। पीछे का पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की एक ड्यूटी मैंने कल बताई थी, आर्टिकल कौन सा था? 78 से। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस किस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवाना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है? जोर से बोलो। और मंत्री परिषद की एडवाइस पर फाइनल मोहर कौन लगाएगा? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से सलाह उठाएगा, किसके पास पहुंचाएगा? राष्ट्रपति को एडवाइस लेनी है, वो किसके कान में बोल रहे हैं? और ये जाके किसको बोल रहे हैं? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने एडवाइस करके वो किसको दे दी? प्रधानमंत्री ने कहां पहुंचाया? आर्टिकल कौन सा है? 78 सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जितने भी क्वेश्चन है, जो भी दिमाग में क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी दिमाग में डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हाँ बेटा, शांत हो जाइए। नहीं, अध्यक्ष किसने कहा बेटा? अध्यक्ष नहीं कहा बेटा किसी ने भी। लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। समझ रहे हैं ना? तो शब्दों में फर्क आ जाता है बेटा। अध्यक्ष नहीं, आप मेंबर कह सकते हैं, सदस्य। मेंबर वर्ड यूज करेंगे। अब बताइए। प्रधानमंत्री लोकसभा को निलंबित कर दे? नहीं, उसके पास पावर नहीं है। प्रधानमंत्री के पास लोकसभा को निलंबित करने की, एडजर्न करने की पावर नहीं होती। लोकसभा को निलंबित करने की पावर होती है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, और लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व जब ही कर सकता है जब उसे ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद एडवाइस देगी। तो यह पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ एडवाइस दे सकता है। वो जाके राष्ट्रपति से कह सकता है कि लोकसभा को भंग कर दो। समझ रहे हो ना? उसके कहने पर, उसके परामर्श, उसकी एडवाइस पर ऐसा करेगा कौन? राष्ट्रपति। और जब मैंने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई को एडजर्न करने की पावर किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा के अध्यक्ष ने देखा कि अब कार्रवाई बहुत हो गई, शाम के 7 बज चुके हैं, वो कह सकता है तुरंत खड़ा होकर कि लोकसभा की आज की कार्रवाई को यहीं पर स्थगित किया जाता है। उसने देखा कि लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 1/10 प्रेजेंट नहीं है, तो वो कह सकता है कि लोकसभा की कार्रवाई को कोरम पूरा ना होने के कारण स्थगित किया जाता है, एडजर्न किया जाता है। तो निलंबित करने की पावर लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, और डिसॉल्व या भंग करने की पावर किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। किसकी एडवाइस पर? प्रधानमंत्री। और कोई क्वेश्चन फटाफट पूछें, जो डाउट है क्लियर करो। दोबारा बोले बेटा, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होगा? ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो दो प्रकार के यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं, 2 शब्द यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन में सभी बच्चों को बता दूं, बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है कि जब प्रेसिडेंट ने अध्यादेश जारी किया तो ये राष्ट्रपति की कौन सी पावर या कौन सा अधिकार या कौन सी शक्ति है? तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग एक न्यायिक शक्ति पढ़ते हैं, जुडिशियल पावर पढ़ते हैं, लेकिन यह न्यायिक शक्ति ना होकर यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया बेटा? अर्ध न्यायिक। यह क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति न्यायालय नहीं है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का हेड होने के बाद वो क्या कर रहा है? कानून बनाने का काम कर रहा है, लेजिस्लेचर का काम कर रहा है। तो ये अर्ध विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, क्वासी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंतर्गत आएगा। तो ये क्वासी लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। बाकी अगर ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो आप ऑप्शन बताएं, उन ऑप्शनों से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चे ने पूछा न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, क्या है? तो मैंने यहां अर्ध विधायी वर्ड यूज किया है, तो यहां अर्ध हटा के आप वर्ड उठाएंगे क्या? विधायी। विधायी शक्ति है बेटा। विधायी शक्ति का मतलब समझ लीजिए, आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा। विधायी इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। विधायी का मतलब है कानून बनाने से संबंधित शक्ति। अगर राष्ट्रपति पार्लियामेंट का काम कर रहा है तो वो कौन सी पावर को यूज कर रहा है? विधायी शक्ति को यूज कर रहा है। तो ये राष्ट्रपति की अपने आप में विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है। और कोई क्वेश्चन बोले? सुन लीजिए बेटा,
राष्ट्रपति के पास किसी बने हुए कानून को निरस्त करने की पावर है या नहीं है? यह बच्चे का क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। बच्चे ने बोला कि आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश ऑर्डिनेंस को जारी करके राष्ट्रपति किसी कानून को बनाने की शक्ति रखता है जब कानून जरूरी हो और पार्लियामेंट काम ना कर पा रही हो। क्या राष्ट्रपति किसी कानून को निरस्त भी कर सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति के पास कानून को निरस्त करने की पावर नहीं है। ऐसी पावर आपको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के पास और उस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, कवर्ड अंडर आर्टिकल 13, कवर्ड अंडर आर्टिकल 32, कवर्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति, सुन लीजिएगा बेटा, ध्यान से सुन लो, पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे टॉपिक है क्या, इनको बोलो पीछे। तुम चारों अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो, सीधे बैठो बेटा, मैं दीवार में थोड़ी दिखूंगा, मैं इधर हूं। क्लास के बीच में बात ना करें, कोई भी डिस्टरबेंस होती है, मैं आपको पॉइंट आउट करके बोलता हूं, आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता है कि मैंने आपको बोला है ना। सुन लीजिए ध्यान से। अब क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर है कि नहीं? तो आंसर तो नहीं है। क्या है आंसर बेटा? नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी पावर है जो कुछ स्टेट को लेके विशेष अधिकार के रूप में या विशेष शक्ति के रूप में सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। जैसे अंडमान निकोबार, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट और कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है कि वो तुरंत प्रभाव से वहां के कुछ कानूनों को रद्द करने की शक्ति रखता है। उस बता देते हैं बेटा, उसमें राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट क्या था वो भी आपको क्लियर करते हैं। बच्चे ने कहा कि जब 35A और 370 को हटाया गया था उसमें राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट था, तो उस इन्वॉल्वमेंट को मैं आपको क्लियर कर दूं। राष्ट्रपति, सबसे पहले 370 की बात कर लेते हैं। 370 रिलेटेड विद जम्मू कश्मीर थी, अब नहीं है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष पावर देती थी और भारतीय संविधान के पूरे पार्ट को जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होने देती थी। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे इंडिया के जो प्रोसीजरल और पेनेबल लॉज थे उनको भी वहां पर लागू होने नहीं देती थी। अगर हम बात करें 370 की, तो 370 के अकॉर्डिंग ही जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो था लेकिन अपने आप में स्वतंत्र या स्वायत्त अस्तित्व रखता था। अगर हम बात करें आप लोगों से बच्चे के क्वेश्चन पे डायरेक्ट आके, तो राष्ट्रपति के इन्वॉल्वमेंट का मतलब वहां से 370 को हटाने की जो पावर थी वो डायरेक्ट पार्लियामेंट के पास नहीं थी। 370 को हटाने की पावर डायरेक्ट पार्लियामेंट के पास नहीं थी। तो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं थी तो क्या कोई तरीका था? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन या 370 की गहराइयों में गए और गहराइयों में डेप्थ में जाने के बाद हमने ढूंढा, सर्च किया कि अगर, सुन लीजिएगा, अगर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल की स्थिति कहां पर हो? जम्मू कश्मीर में हो। राष्ट्रपति शासन का मतलब राजकीय आपातकाल, जिसकी घोषणा के लिए सिफारिश वहां का राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ऐसी स्थिति में संसद, पार्लियामेंट को साइड करके अगर राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आ जाए तो 370 को साइड में किया जा सकता है। यह इन्वॉल्वमेंट था राष्ट्रपति का, यह दिमाग का खेल था। किसका? राष्ट्रपति का नहीं, बीजेपी। ठीक है ना बेटा? तो दिमाग लगा के पहले वहां पे क्या जारी किया गया? इमरजेंसी लगाया गया और इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा के बाद वहां पे अध्यादेश लाया गया। इसी अध्यादेश पे संसद ने कहा कि मैं आ गई वापस, जल्दी कानून बनाओ। अध्यादेश के 6 सप्ताह के अंदर एक्शन होगा, यस और नो? पढ़ाया था ना? तो तुरंत पार्लियामेंट ने कहा कि मैं तो यही हूं, आपने कानून क्यों बना दिया? राष्ट्रपति ने कहा वो सॉरी, गलती होगी, बनाओ दोबारा। उसने कहा खत्म करो, ठीक है, हो गया मामला खत्म। ठीक है, गई 370, देखते रह गए महबूबा मुफ्ती और कौन? अब्दुल्ला फैमिली। चलिए, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? अरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां तक के किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट है, ओवरऑल आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया डाउट? आगे बढ़ जाएं? चलो वापस आ जाओ कल के टॉपिक पे। कल हमारा टॉपिक जो प्रधानमंत्री चल रहा था बेटा, प्राइम मिनिस्टर चल रहा था, इसमें सिर्फ एक चीज बची है, वो है प्रधानमंत्री की शक्ति, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सुन लीजिएगा, आप लोगों के पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, किसी भी एग्जामिनेशन को दो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होता है? एक क्वेश्चन आता है, योजना आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? एक क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसी तरीके के कुछ और आयोग और कुछ और परिषद यानी कि कमीशन एंड काउंसिल्स हैं जिनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उस व्यक्ति के लिए कुछ डिपार्टमेंट, कुछ विभाग, कुछ कमीशंस, कुछ काउंसिल्स की चेयर रिजर्व हो जाती है, आरक्षित हो जाती है। वो कौन कौन से विभाग हैं और कौन कौन सी पावर है, फटाफट लिखिए। हेडिंग बनाए, प्रधानमंत्री की शक्ति। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शक्ति। और शक्ति की शुरुआत बड़े सिंपल तरीके से कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग बताएंगे पहली शक्ति। आप लोग बताएं, लोकसभा का नेता कौन है? जोर से बोलें, लोकसभा का नेता कौन है? अरे लोकसभा का नेता कौन है? जितना मैं धीरे बोलूंगा उतना धीरे बोलोगे, मैं मन मन में बोलने लगूं। लोकसभा का नेता कौन है और वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? अरे ये तो डेट है, वर्ष बताओ ना। 1950, 1950 में, समझ गए ना? 1950 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने, आप लोगों ने जो देखा, पढ़ा इनके जीवन के बारे में, इनकी एक बायोग्राफी भी दिखाई गई। उस बायोग्राफी में ये दिखाया गया कि इन्होंने घर को छोड़ा, गृह त्याग किया, चाय बेची बचपन में, संन्यास लिया, हिमालय में गए, तपस्या की, और उसके बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। दो दो तीन और अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं, विकिपीडिया कह रही है, साइक्लोपीडिया कह रही है, वो बेवकूफ होंगे लिखा। मैं तो थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं, तुम लोगों का ज्ञान बढ़ा रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने डिग्रियां ली हैं उसी दौरान जिस समय वो संन्यास पे थे, वो प्राइवेट पढ़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मूवी में देखो, आप लोग मूवी में उनकी वो एज देखो जिस एज में वो छोड़कर हिमालय चले गए, और नेट पे जाके वही टाइम देखो, उसी एज में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, नेट कह रहा है, नेट। मैं रिस्क नहीं लेता, कल हो सकता है मुझे बीजेपी से इलेक्शन लड़ना पड़ जाए, तो मैं क्यों टेंशन लूं? कल की कल देखेंगे। आ जाओ वापस, लिखिए पहले, लिखिएगा बेटा, चाय बेच के हर कोई मोदी नहीं बनता, समझ रहे हो ना? और सुन लो मेरी बात, जिसने जिसने चाय बेची उसने इंस्टीट्यूशंस को, संगठनों को, डिपार्टमेंट्स को, विभागों को भी बेच दिया। तुम्हें कल ही बताया था। अब बहुत बच्चों को बहुत बुरा लगता होगा, बेटा मैं किसी को नहीं छोड़ता। राहुल गांधी को हम क्या कहते हैं प्यार में? देखो, है ना? एक दिन एक बच्चे ने मैसेज किया था, उस दिन से मैंने नरेंद्र मोदी को ताऊ कहना शुरू कर दिया था। तो ताऊ वर्ड किसके लिए है? दीदी वर्ड किसके लिए है? ममता बनर्जी। पप्पू कौन है? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे? और खांसी किसकी फेमस है? तुम लोगों को सब पता है। अब इतना दिमाग काम के क्वेश्चनों पे लगाओ। लिखिए फर्स्ट, लिखिए प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। सेकंड पॉइंट, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति, पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति, पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन उसे सलाह देने का कार्य प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन उसे सलाह प्रधानमंत्री देगा, लेकिन उसे एडवाइस, उसे सलाह कौन देगा बेटा? प्रधानमंत्री देगा, प्राइम मिनिस्टर देगा, प्रधानमंत्री देगा।
चलिए 3-4 वर्ड मैंने लिखे हैं, आप लोग बिल्कुल ना लिखे हैं अभी, जब मैं बोलूंगा तब लिखने हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। आपके देश में जब कोई डिजास्टर आ जाता है, जब कोई विपदा आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो इस डिजास्टर की स्थिति में आपके देश में राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का सर्वे सर्वा कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एज इट इज यूपीएससी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको दे दिए। क्वेश्चन का शब्द ये था यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आप लोगों का कि किसी भी भारत के अंदर, किसी भी देश की, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर किसी भी आपदा की स्थिति में, इन द कंडीशन ऑफ एनी डिजास्टर, आपदा प्रबंधन का राजनीतिक स्तर पर सर्वे सर्वा कौन होगा? तो आंसर कौन है? अरे मैंने कहा कि जहां भी राजनीतिक शब्द जुड़ जाए तुरंत ठोक के आना है आंसर। आंसर क्या होगा? जोर से बोलो। अरे आपके देश का राजनीतिक प्रधान, पॉलिटिकल हेड कौन है? आपके देश में तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रधान कौन है? और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का राजनीतिक स्तर पर हेड या सर्वे सर्वा कौन होगा? बस सिंपल सी बात है, जहां राजनीतिक शब्द आ गया तुरंत आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नोट कीजिए, लिखेगा। देश में आपदा की स्थिति में, इन द सर्क्यूमिस्टेंस ऑफ डिजास्टर इन कंट्री, देश में आपदा की स्थिति में, आपदा की स्थिति में राजनीतिक स्तर पर, ऑन पॉलिटिकल लेवल, राजनीतिक स्तर पर, ऑन पॉलिटिकल लेवल, राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा, हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा, हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया कि प्रधानमंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट में पॉलिटिकली लेवल पर क्या होगा? हेड होगा। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, कुछ काउंसिल्स और कुछ कमीशन हैं जिनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे एक क्वेश्चन मैंने विकास परिषद का बताया, सुन लो बेटा। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होता है? जोर से बोलो। अरे जो मैं बोल रहा हूं उसका आंसर प्रधानमंत्री बोल सकते हो। प्रधानमंत्री, हाँ या ना? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी कमीशन का या काउंसिल का हेड कौन होगा? नीति कमीशन, नीति आयोग का अध्यक्ष या हेड कौन होगा? और योजना आयोग जो पहले नीति आयोग के स्थान पर था, कौन सा आयोग? नीति कमीशन, इसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या हेड कौन होता था? कौन होता था बेटा? और अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल का हेड भी कौन होगा? कॉमन सी बात है, 5-6 पॉइंट है, लिखे नोट नंबर 1, इसी में सब कुछ खत्म कर दो। लिखेगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति कमीशन। प्रधानमंत्री नीति आयोग का, नीति कमीशन का, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या हेड है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कॉमा लगा के लिखते चले जाओ सारे एक साथ। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, इन सभी का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इन सभी का हेड भी, अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। ठीक है जी,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की पावर्स में इतना ही मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब दो तीन बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके थर्ड फोर्थ क्लास के हैं, तीसरी चौथी क्लास के हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये सबको पता है, लेकिन जब एग्जामिनर कुछ शब्द जोड़ के आपको थोड़ा मिर्च मसाला लगा के देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि जब तक इंडिया के अंदर संसद का गठन नहीं हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट नहीं हुआ था, तो तब तक लोकसभा का इलेक्शन भी नहीं हुआ होगा, और जब तक लोकसभा का इलेक्शन नहीं हुआ तब तक सरकार का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा में ही तो गवर्नमेंट बनेगी, हाँ या ना? अरे सरकार कहां बनती है? आप लोग डायरेक्ट वोट कहां डालते हो? तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोग वोट डालकर सरकार का फॉर्मेशन कौन से हाउस में करते हो? तो लोकसभा आप लोगों का यानी कि जनता का सदन है। पेपर का क्वेश्चन है, जनता के सदन का नाम? जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, सरकार के निर्माण वाला सदन, मंत्री परिषद से संबंधित सदन, प्रधानमंत्री जिसकी योग्यता क्वालिफिकेशन रखेगा वो सदन, और जिसका कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल। समझ गए? तो लोकसभा आपके लिए काम की है, लेकिन अब यहां क्वेश्चन प्रधानमंत्री का था, तो क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में सरकार का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम, कौन से एक्ट के द्वारा हुआ? तो यह कौन से मिशन के द्वारा हुआ? तो आंसर है बेटा कैबिनेट मिशन। शुरुआत में जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, कुछ बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो बाद में बच्चे आए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन को लाने वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? आप लोग मुझे पूरा नाम करके देंगे, शुरू का हिंट मैं दूंगा। कैबिनेट मिशन को लाने वाले कितने व्यक्ति थे? कौन से वर्ष आया? कौन से वर्ष आया? कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन का पर्पस, ये उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इसके गठन के लिए कौन सा मिशन आ गया? कितने मेंबर के साथ? इसमें पहले मेंबर का नाम स्टेफोर्ड, दूसरे का नाम एबी, तीसरे का नाम पैंथिक। तो पैंथिक, लॉरेंस, एबी, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम के ये 3 व्यक्ति इंडिया में कैबिनेट मिशन लेकर आए। और जैसे ही कैबिनेट मिशन आया और इसने कहा कि आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन कर लो, तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने बड़ी डिप्लोमेसी से फायदा लिया और कहा कि जब इस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन कर लिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक में पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए प्रोविजन को पास कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग खुश हो गई, और मुस्लिम लीग खुश होने के बाद कैबिनेट मिशन पास हो गया और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा भी बन गई। हाँ या ना? बेटा सिर्फ संविधान सभा नहीं बनी, बल्कि अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी। क्या बनी थी? इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था 1946 में। हाँ या ना? जिसे नहीं पता वो बोलो हाँ, और जिसे पता है वो भी बोलो हाँ। क्या बनी? इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार। क्वेश्चन है आप लोगों का, अंतरिम सरकार का पहला प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू। बस ये फर्क मैंने आपको बताया कि देश का पहला प्रधानमंत्री तो हमें पता है, लेकिन शब्द अगर आ गया कि देश की अंतरिम सरकार का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आंसर होगा जवाहरलाल। अब चलो ये भी ठीक है, हमें पता है जवाहरलाल नेहरू रहे, बैक टू बैक दिखाई दिए 3 बार, लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, बीमार हो गए, चले गए पहाड़ों पर, ठंडे स्थान पर, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी पर्सनल नर्स की डायरी के अनुसार उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके शरीर पर कीड़े रेंगा करते थे। समझ रहे हो? इतनी दूरदशा के साथ मरे जवाहरलाल नेहरू। मैं नहीं कह रहा, मैंने नेट पे देखा है। समझ रहे हो? तो जवाहरलाल नेहरू गए। जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद एक व्यक्ति आते हैं, इस व्यक्ति का नाम है गुलजारी लाल नंदा। समझ गए ना? और यही क्वेश्चन है पेपर का जहां बच्चा फेल हो रहा है, वो है देश के पहले वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन पे फोकस करना है, कान खोल के सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री का नाम, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम, और देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम गुलजारी लाल नंदा। बस ये फर्क याद रखेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फटाफट एक नोट बनाए और लिखिए। लिखेगा, देश की अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री, देश की इंटरिम गवर्नमेंट के अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
देश की अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। सेकंड पॉइंट, देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। थर्ड पॉइंट, देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, फर्स्ट वर्किंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, देश के पहले कार्यवाहक, वर्किंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तुम लोग बता दो, मैं भूल गया। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। तो कब बने थे गुलजारी लाल नंदा? लिख लो ब्रैकेट में, 1964, कुछ दिनों के लिए बने थे गुलजारी लाल नंदा। और वर्तमान प्रधानमंत्री तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, चार प्रधानमंत्री तो मैंने सुबह भी पढ़ाए हैं। 4 प्राइम मिनिस्टर सुबह पढ़ाए कि नहीं? पक्का पढ़ाए हैं? चारों के चारों कांग्रेसी हैं? चारों के चारों गैर कांग्रेसी हैं। तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है तुम लोगों के क्वेश्चन निकलवाने के लिए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो राजीव गांधी के नाम को हटा के भी और अन्य नामों को लेके आ रही है। हाँ या ना? अरे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या बन गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन गया। तुम लोग फिर भी नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आप लोग गवर्नमेंट के दिमाग को पढ़ो। एग्जामिनर तो गवर्नमेंट के दिमाग की कठपुतली है, समझ गए ना? जो आपके पेपर को रेडी कर रहा है किसी भी फॉर्मेट में, वो वाकई में गवर्नमेंट के दिमाग की कठपुतली है। यूपीएससी पे जाओगे, मेंस पे जाओगे, तो जो गवर्नमेंट चला रही है वो उससे एक्सेप्शनल पूछ लेगा, वो उसका अपवाद पूछ लेगा, एक्सेप्शनल पूछ लेगा। लेकिन आप अपने वन लाइनर एग्जाम पे आएंगे, वनडे एग्जाम पे आएंगे, तो आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। टेंशन आपको इतनी लेनी है कि सरकार चाह क्या रही है और पेपर में उसी चाहने के हिसाब से मिलेगा क्या। पेपर में मोरारजी देसाई मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी मिलेगा, समझ रहे हैं ना? पेपर में आपको लाल बहादुर शास्त्री मिलेगा, पेपर में आप लोगों को नरेंद्र मोदी। क्यों? मोटारा स्टेडियम क्या बन गया? जीते जी। कोई बात नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार मरने के बाद मिला, मरणोपरांत। ये सुनो, यहां जीते जी तैयारी चल रही है, समझ गए ना? खैर देखो, लायक भी हैं, ऐसे नहीं है। बहुत से बच्चों के चेहरे की स्माइल। अभी भी मोदी समर्थक इतने हैं यहाँ पे। देखो, मेरे से मत पूछना कि मैं किसे समर्थन कर रहा हूं कभी भी, लेकिन आप अब नहीं है। इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो बीजेपी के साथ आगामी विधानसभा इलेक्शन में जाएंगे? देखो पीछे भी। अच्छा, कोई बात नहीं, हाथ नीचे करना। कितने कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? एक रुक जाओ बेटा। कितने राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा रहे हैं? आ जाओ। कितने सपा के साथ जा रहे हैं? कितने बसपा के साथ जा रहे हैं? कितने आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं? हल्के में ले रहे हो, मतलब एक हो या दो हो, ठीक है, बच्चा तो है। और तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ी नहीं रही। भीम आर्मी। और सुनो एक मिनट, क्लास के 50% बच्चों ने सभी पार्टियों को मिला के हाथ ही नहीं उठाया। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आज उसी बात को रिपीट करूंगा सेम उन्हीं शब्दों में। ये नोटा वाले नहीं है, ये मोदी वाले। एंड टाइम पे आके ना, जब बाबा भाषण देगा, डुगडुगी बजाएगा, ये सीधे जाके
ये सीधे जाएंगे और आंख बंद करके कमर पे निशान लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम लोगों का फीडबैक है। अभी यहां से निकल, अभी यहां पे किसी रोजगार नहीं मिल रहा, अब की बार तो बीजेपी को ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब आपके क्षेत्र से ना सपा की सीट पे, बसपा की सीट पे, लोकदल की सीट पे, आम आदमी पार्टी की सीट पे, किसी और अन्य दल से, भीम आर्मी से या ए टू जेड किसी भी दल से कैंडिडेट का चेहरा आएगा, कैंडिडेट का चेहरा आएगा, तब आप चेहरा देखते ही कहोगे इससे तो बढ़िया बीजेपी है। मैं नहीं कह रहा भैया। कल गलती से कल गलती से मैं भगवा कलर का कुर्ता पहन के आ गया। बाय गॉड, मुझे सुबह सुबह पता ही नहीं था कि आज 17 तारीख है। पहली बात, मुझे यही नहीं पता था कि कल 17 तारीख है। अब यही नहीं पता 17 तारीख है कल, मुझे तारीखें याद नहीं रहती, मैं तुमसे ही पूछता हूं। क्लास में मुझे दिन याद नहीं रहते। आज पता है कि शनिवार है, सुबह सुबह पता चल गया। तो मैं कल भगवा, छुट्टी किसकी है बेटा, किसने कहा? 9 से 12 क्लास है कल। छुट्टी ले लो। तो कल मैं भगवा कलर का कुर्ता पहन के आ गया। बच्चों ने कमेंट करने शुरू कर दिए यूट्यूब पे कि पक्का सर बीजेपी में शामिल हो गए, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है सर, भगवा पहन के आए हैं। भैया मैं किसी बीजेपी की मीटिंग में नहीं गया, ना मैं जाता, समझ रहे हो ना। और एक चीज याद रखना, इस समय विधानसभा इलेक्शन में ना सबसे ज्यादा ध्यान अगर विधायक का इलेक्शन लड़ने वालों का है तो किस पे? प्रधानों पे। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे? प्रधानों पे। और दूसरा, अगर प्रधान किसी संगठन का अध्यक्ष है, प्रधान संगठन का अध्यक्ष है, जैसे मेरे पास मुरादनगर ब्लॉक का अध्यक्ष का पद है और गाजियाबाद जिले के प्रभारी का, तो उन पर कड़ी नजर है कि इन्हें उठा लो, साथ में 15 20 25 प्रधान मिल जाएंगे, समझ गए ना। लेकिन मैं उसके बावजूद भी संगठन ने दिमाग लगा के, रुक जाओ एक सेकेंड।
वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिखवाना ना। अब एक लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को 2 मिनट में खत्म कर लो, डिस्कशन बंद बेटा, आप रुक जाओ। अरे रुक जाओ, तुम्हें जाना है मेरे विला में, फिर मेरा है तुम्हारा थोड़ी है। वो कह रहे दावत मांग रहे हैं, किस चीज की बेटा? किस बेटा चाहिए दावत? एक बार खड़े होके बोलो इनसे, चाहिए कि नहीं? बेटा दावत तो मैं क्लास में दे देता हूं, ऐसी बात नहीं, कभी भी पार्टी हो जाती है। दावत वर्ड थोड़ा गंदा सा लगता है, पार्टी हो जाती है बेटा। और देखो लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा मुझे कोरोना का डर है, इसलिए मैं समोसे कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाता, वरना आप लोग कहो तो मैं कोविड की कोविशील्ड मंगा के डोज लगवा दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं। बताओ तुम्हें दावत चाहिए ना, खुराक चाहिए, खुराक मैं दिलवा सकता हूं। बेटा समोसे सुरक्षित नहीं है, आपको पता है बाबूलाल के समोसे में एक समोसे के अंदर बीड़ी निकली, बीड़ी। मुझे उस दिन बड़ा गुस्सा आया, मैंने देखा मेरे सामने एक लड़का खा रहा था और बीड़ी निकली, वो भी आधी जली हुई। मैंने कहा यार तू खा कैसे रहा है? मैं कहा ये बीड़ी समोसा है क्या? उसने कहा नहीं है तो भैया आलू समोसा, लेकिन बीड़ी देती। उसे जाके फिर पकड़ा उसने। तुम लोग खाते हो ना बाबूलाल के यहाँ, आप लोग यहाँ पे कचौड़ी खाते हो, इधर समोसा खाते हो, उधर चाउमीन बर्गर खाते हो, कभी देखा हालत वहां पे? अरे बाबूलाल के 4-5 मजदूरों का ना पूरे 12 के 12 महीने जुकाम नहीं जाता। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा कि वो नमक नहीं खरीदता, मैंने बताया उसका जुकाम नहीं जाता, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया। और देखो चाउमीन बर्गर के बारे में तुम्हें पहले भी बता रखा है, चाउमीन में अजीनोमोटो नाम का एक एलिमेंट यूज किया जाता है, जो नमक की तरह होता है, दानेदार, थोड़ा चमकीला सा, और उसे वो डालते हैं, उससे जायका आ जाता है चाउमीन में, और इस जायके से आपके मुंह में आ जाता है पानी। हाँ कि नहीं? और ये किससे बनता है? सुअर की हड्डियों से। समझ गए ना? अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? जाओ नेट पे सर्च करो, नेट पे सर्च करके देखो कि अजीनोमोटो किससे बन रहा है। और कह रहे शाकाहारी, शाकाहारी, सुअर की हड्डी खा रहे हो तुम, शाकाहारी बता रहे हो खुद को अपने आप लोगों के कॉस्मेटिक आइटम्स में भी बताया था ना पहले भी, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स आप लोग यूज बेटा तुम भी करते हो, ओए तुम नहीं करते क्या? उन कॉस्मेटिक आइटम्स में देखो, गाय की आंत के पिसे हुए पाउडर से लेके, जो पशु हैं उनके जो ब्लड होता है, खून होता है, खून के अलावा उनकी आंतें और उनको सुखाकर उनको पीस करके पाउडर, प्लस जो खुर होते हैं ना, खुर समझ रहे हैं ना, फिट, उन खुरों को सुखा करके उनको भी पीस करके मेडिसिन में और कॉस्मेटिक आइटम्स में प्रयोग में लाया जाता है। सींग जो होते हैं पशु के वो भी यूज में आते हैं, हड्डियां भी यूज में आती हैं। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? जो साइंस से जुड़ा हुआ बच्चा है वो समझ गया होगा, और वो ये भी समझ गया होगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूं। आप लोग जो लगाते ना फेयर एंड हैंडसम, है ना, गाय की आंत के पिसे हुए पाउडर को लगा के इतना मुस्कुरा रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। आ जाओ वापस, हेडिंग बनाओ, लिखो जल्दी। एक लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, इसलिए हंसी मजाक चल रही है मेरी, मुझे पूरी क्लास खींचनी थी ना, टॉपिक यही पूरा करना था, नया शुरू करना नहीं था, तो मैंने तो कर दिया मेरा काम। अब आप लिखें देश के उन प्रधानमंत्री का नाम, सुन लीजिएगा, देश के उन प्रधानमंत्री का नाम जो प्रधानमंत्री भी रहे और किसी न किसी स्टेट के मुख्य मंत्री भी रहे। फॉर एग्जाम्पल मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की अगर मैं बात करूं तो मोरारजी देसाई जिस समय बंबई अपने आप में एक प्रोविंस था, प्रांत था, उस बंबई प्रांत के क्या थे? मुख्य मंत्री थे, और इसी बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। ऐसा ही एक उदाहरण आप लोगों को मैं दूंगा, किसका? सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में चर्चाओं में सबसे ज्यादा शब्द चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे व्यक्ति थे जो किसी न किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बाद में जाके देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर काम किया हो। तो कौन कौन है? लिखिए, नोट बनाएं, लिखेगा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई बंबई प्रांत से, फ्रॉम बंबई प्रोविंस, बंबई प्रांत से मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी बने, बंबई प्रांत से सीएम के साथ साथ पीएम भी बने,
मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक वर्ड में यूज करूंगा बेटा, वर्ड है अविभाजित उत्तर प्रदेश, यानी कि जब तक यूपी डिवाइड नहीं हुआ था, फिर डिवाइड होके क्या हो गया, अंग्रेज ले गए, उत्तराखंड बन गया। क्या बन गया, उत्तराखंड। लिखेगा चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 टाइम सीएम ऑफ अनडिवाइडेड यूपी। अविभाजित उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। ये लाइन तो अपने आप ऐड कर लेना घर जाके, ठीक है। मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट, वीपी सिंह। वीपी सिंह का नाम सुना होगा आपने। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पीएम भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के पीएम भी, प्रधानमंत्री भी। वीपी सिंह, वीपी सिंह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, कितने हो गए, 3 हो गए ना। चौथा लिखिए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम और देश के पीएम। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम और देश के पीएम। आंध्र प्रदेश के सीएम। नेक्स्ट, ये व्यक्ति भी बड़े काम के हैं, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम। कर्नाटक के सीएम। कहां के सीएम रहे और देश के क्या बने, कर्नाटक के सीएम और देश के पीएम। नेक्स्ट और लास्ट लिखिएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम और प्रेजेंट देश के पीएम। गुजरात के सीएम और प्रेजेंट देश के पीएम। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया बेटा प्रधानमंत्री का। अब एक वर्ड आप लोगों का है, वो है मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के प्रकार। एक क्वेश्चन आता है मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कैबिनेट की बैठक में पार्टिसिपेट करने का अधिकार किस प्रकार के मंत्री को होगा। एक क्वेश्चन आता है कैबिनेट के सहायक से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है किचन कैबिनेट से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है संसदीय सचिव से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य होंगे। एक क्वेश्चन होगा मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या अंतर है, समझ रहे हैं ना। और एक क्वेश्चन होगा मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कितना हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन कल आते ही 10 मिनट में खत्म, और उसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा महान्यायवादी। अब सुन लो ध्यान से, कल 9 से 12 बजे आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास इसलिए अरेंज करवाई है रिक्वेस्ट पे। उस स्पेशल क्लास का सिर्फ पर्पस है आपका अपकमिंग एग्जाम मैथ का पूरा एक टॉपिक एक दिन में खत्म होगा, लगभग 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और ये टॉपिक आप लोगों का सर से मैं पूछ के अभी बता दूंगा, मोहित सर से मैं डिस्कस करके बता दूंगा। कल 9 से 12 आपकी मैथ की क्लास लगवाई है मैंने। कोई दिक्कत है आपको? कितने बच्चे 9 से 12 मैथ की क्लास करने के इच्छुक हैं? ठीक है, बाकी सब बच्चों को बहुत अच्छे से मैथ आता होगा। हो सकता है कि वो कहीं पर पढ़ाते भी हों या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैथ के ज्ञाता का अवार्ड उन्हें मिल गया हो। तो ऐसे खतरनाक बच्चे जिनको अवार्ड मिल चुका है वो बिल्कुल ना आए। जिन बच्चों को पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है, मेहनत करनी है, वो जरूर आए। मैं टॉपिक अभी बता रहा हूं आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस। 5 या 6 नंबर का 100% आता है। चलिए 2 मिनट आप मोहित सर को ही सुन लो 2 मिनट के लिए, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपकी हिस्ट्री की क्लास। 2 मिनट में मोहित सर ही आपको टॉपिक बता रहे हैं। मैथ्स का कल कौन सा टॉपिक सर पूरा करवाएंगे?